हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चितेश एंड मैं आपको पढ़ाऊँगा पैथोलॉजी। हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि पैथोलॉजी को कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ें, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ेंगे तो हम उसे ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाएंगे, ठीक है, और उसे मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है जीआईटी पैथोलॉजी का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब इन्फ्लेमेशन जो कि बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, हमें फॉरेन पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है, उसके रीजंस हम अभी पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स interactions between intestinal microbiota and host immunity in genetically predisposed individuals that leads to inappropriate mucosal immune response। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि काफ़ी टाइम तक चलेगी, रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस बिटवीन इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स एंड होस्ट इम्यूनिटी। हमारे गट में कुछ नॉर्मल माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिन्हें हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो गट बैक्टीरिया और हमारी इम्यूनिटी, इनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से जो डिज़ीज़ हो रही है इन जेनेटिकली प्री डिस्पोज इंडिविजुअल्स, सब में तो नहीं हो रही है ना वो डिज़ीज़, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में हो रही है जो कि जेनेटिकली प्री डिस्पोज है। इसका मतलब कि इस डिज़ीज़ का एक जेनेटिक बेसिस है। दैट लीड्स टू इनअप्रोप्रिएट म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स, और उससे एक इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आ रहा है जिससे कि ये डिज़ीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अब वो इंटरेक्शंस क्या हैं माइक्रोब्स और इम्यूनिटी के बीच में, और वो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है, वो ही हम स्टडी करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। तो दो डिजीज़ेज आती हैं इस आईबीडीज़ में, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। मेनली जो दोनों में डिफरेंस है वो है रीजन का, कि वो कहाँ पर लोकेटेड हैं और किन लेयर्स को अफेक्ट कर रही है। तो जो क्रोन्स डिजीज़ है वो माउथ से लेकर एनस तक जीआई ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस स्पेसिफिकली या तो कोलन और रेक्टम, इन्हीं को अफेक्ट करती है। एंड क्रोन्स डिजीज़ जो है वो ट्रांसम्यूरल है। ट्रांसम्यूरल का क्या मतलब है कि वो हमारे जीआईटी के चारों लेयर्स यानी कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सेरोसा सबको अफेक्ट करिए। इन्फ्लेमेशन जो है वो चारों लेयर्स में स्प्रेड है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है दैट इज़ लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ओनली। वो सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में ही इन्फ्लेमेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो जनरल पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं कि कैसे ये डिज़ीज़ हो रही है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन, रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एब्नॉर्मलिटीज़ इन इम्यून रेगुलेशन, होस्ट माइक्रोबायोम इंटरैक्शंस और एपिथेलियल बैरियर फंक्शंस। इम्यून रेगुलेशन से क्या मतलब है, हम जानते हैं कि IL-10 के बारे में जानते होंगे, इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ताकि वो हमारे सेल्फ ऑर्गन्स को या सेल्फ हमारे खुद के सेल्स को हार्म ना करें। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है इंटरल्यूकिन 10 या उसके रिसेप्टर में, जिससे कि हमारी इम्यून रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो हो सकती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। और क्या हो सकता है, होस्ट माइक्रोबायोम इंटरैक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे गट में बैक्टीरिया हैं, अगर उनके साथ हमारे इंटरैक्शन, अगर उनके अगेंस्ट ही हमारा इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हो जाए तो हो सकती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तीसरा है एपिथेलियल बैरियर फंक्शंस इन जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। अब ये हम बार बार रेफ़र कर रहे हैं जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स का, इसका मतलब किसका जेनेटिक बेसिस है, और वो क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म्स ऑफ NOD2 जीन द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द क्रोन्स डिजीज़। अब एक NOD2 जीन है, पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं, द स्मॉल चेंजेस जो जीन्स में होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में। तो NOD2 जीन में पॉलीमॉर्फिज्म जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है क्रोन्स डिजीज़ के लिए, वो ये हमारा जेनेटिक बेसिस हो गया। बट ये आप देख सकते हैं कि इट इज़ एसोसिएटेड विद ओनली 10-fold रिस्क, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़। जिसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म्स प्रेजेंट भी हैं उनमें भी सिर्फ
10 फोल्ड इंक्रीज रिस्क है डिजीज़ का, ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि आईबीडी के पैथोजेनेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है म्यूकोजल इम्यूनिटी। तो म्यूकोजल इम्यूनिटी में TH17 सिग्नलिंग ये इंपॉर्टेंट है आईबीडी के पैथोजेनेसिस के लिए। दोनों में इन्वॉल्व होती है, क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों में ही ये डिफेक्टिव मिलती है हमें TH17 सिग्नलिंग। और many of the genes linked to IBD are also associated with other autoimmune diseases like diabetes mellitus, rheumatoid arthritis and psoriasis. Although IBD खुद एक autoimmune disease नहीं है, IBD को खुद हम एक autoimmune disease नहीं कहते हैं, but it is associated with other autoimmune diseases like these. Next factor is autophagy and cellular stress responses. अब autophagy जो है वो एक normal homeostatic mechanism है जो कि डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को क्लियर करता है। अप रेगुलेट होता है सेलुलर स्ट्रेस में। अगर हमारा सेल किसी भी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस में है, ठीक है, तो उसके अंदर ऑटोफेजी अप रेगुलेट हो जाएगी। जो ऑर्गेनल्स डैमेज हो चुके हैं उनको क्लियर करने का काम ऑटोफेजी का है। और इन्फ्लेमेशन में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन्हें क्लियर करने का काम भी ऑटोफेजी का है। एंड ये जो ऑटोफेजी होती है इसके लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला जीन है ATG16L1 और दूसरा है IRGM। ये दोनों जीन्स जो हैं ये ऑटोफेगोसोम फॉर्मेशन करवाते हैं, तो इसलिए ऑटोफेजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑटोफेजी में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो वो IBD की पैथोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर सेलुलर स्ट्रेस में ये डैमेज ऑर्गेनल्स और ये फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट करेंगे और डिजीज़ कॉज करेंगे। अब क्रोन्स डिजीज़ में क्या होता है कि ये जो जीन है ATG16L1 इसकी म्यूटेशन हो जाती है। इसकी म्यूटेशन की वजह से ATG16L1 की डिग्रेडेशन होती है और ऑटोफेजी जो है वो लिमिट हो जाती है या नहीं हो पाती है। और जो दूसरा है वो है पीनथ सेल ग्रेन्यूल्स। पीनथ सेल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो उसके अंदर एक एंटी बैक्टीरियल पेप्टाइड प्रेजेंट होता है एंड ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। एंड जनरली ये पीनथ सेल ग्रेन्यूल्स एबनॉर्मल पाए गए हैं इन पीपल विद ATG16L1 म्यूटेशन। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर है होस्ट माइक्रोबियल इंटरैक्शंस। जैसे कि मैंने बताया था कि बेनिफिशियल नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होते हैं गट में, जो कि कुछ हमारी बॉडी में फंक्शंस में हेल्प करते हैं। जैसे कि कुछ क्लॉस्ट्रीडिया की स्पीशीज़ दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स। एंड हमने अभी देखा था कि पैथोजेनेसिस में एक फैक्टर है इम्यून रेगुलेशन। तो रेगुलेटरी टी सेल्स या सप्रेसर टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करती है ताकि वो सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट अटैक ना करें। सो क्लॉस्ट्रीडिया स्पीशीज़ उसमें हेल्प कर रही हैं। एंड बाइफिडोबैक्टीरियम जो है दैट इज स्टिमुलेटिंग द TH17 डिफरेंशिएशन एंड दैट वाज आल्सो अ फैक्टर इन म्यूकोजल इम्यूनिटी दैट वाज एंड TH17 की सिग्नलिंग ही इम्पॉर्टेंट थी IBD की पैथोजेनेसिस में और उसी को स्टिमुलेट कर रही है बाइफिडोबैक्टीरियम। तो ये माइक्रोब्स जो है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं इनको, और अगर इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होता है या फिर ये नहीं होते हैं तो फिर IBD हो सकती है। ठीक है, अब हम पहली डिज़ीज़ को शुरू करते हैं जो कि है क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ जो है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इट कैन इन्वॉल्व एनी एरिया ऑफ GIT फ्रॉम द माउथ टू एनस, बट मोस्ट कॉमनली जो इफेक्ट होता है वो होता है इलियम, टर्मिनल इलियम, इलियोसिकल वाल्व और सीकम। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइट्स ये हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्किप लीजन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये स्किप लीजन्स क्या होती हैं ये समझते हैं। स्किप लीजन्स होती है, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है जिसके अंदर क्रोन्स डिजीज़ है, तो स्किप लीजन्स होती हैं कि इस एरिया के अंदर डिजीज़ है, ये एरिया नॉर्मल है, इस एरिया के अंदर डिजीज़ है, ये एरिया नॉर्मल है। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑल्टरनेटिव एरियाज़, ऑल्टरनेटिव तो नहीं मतलब कि जो डिज़ीज़ है वो कुछ एरियाज़ में है और उसके बाद कुछ नॉर्मल एरिया है, तो इसे हम बोलते हैं स्किप लीजन्स कि लाइक डिज़ीज़ जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ स्किप कर रही है, तो इन्हें हम कहते हैं स्किप लीजन्स। और ये जैसे कि दिख रहा है लिखा है सेपरेट शार्पली डिलिनेटेड एरियाज ऑफ डिजीज़, सेपरेट
शार्पली डिलिनिएटेड एरियाज ऑफ डिजीज़ को कहते हैं हम स्किप लीशंस। ये कैरेक्टरिस्टिक है क्रोन्स डिजीज़ का, स्किप लीशंस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसे स्किप लीशंस नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिक्चर्स। स्ट्रिक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रिक्चर्स होते हैं कि अगर ये इंटेस्टाइन है और ये इसका ल्यूमन है, तो अगर ल्यूमन की नैरोइंग हो जाए, अगर यहाँ पर कुछ मान लीजिए ऐसे डिपॉजिट हो जाए जिसकी वजह से ये ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्चर्स। अब ये स्ट्रिक्चर्स यहाँ पर क्यों बन रहे हैं, इसके रीजंस अभी पढ़ेंगे हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स में। तो अर्लीस्ट लीजन जो होती है हमारे क्रोन्स डिजीज़ में, वो होती है एफ्थस अल्सर। एफ्थस अल्सर क्या है? एफ्थस अल्सर इज़ अ शैलो हाइपरीनिक। हाइपरीनिक मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है यहाँ पर, तो रेड कलर का दिखेगा। म्यूकोजल अल्सरेशंस। अल्सर होता क्या है? अल्सर इज़ अ गैप इन द म्यूकोजा, अ ब्रेक इन द म्यूकोजा, या म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो शैलो हाइपरीमिक म्यूकोजल अल्सरेशंस कवर्ड बाय थिन एक्सूडेट। एक्सूडेट मतलब यहाँ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, एंड रिम्ड बाय नैरो जोन ऑफ एरिथ्मा। ओके, नेक्स्ट फीचर है इडिमा एंड लॉस ऑफ नॉर्मल म्यूकोजल फोल्ड्स। तो जो म्यूकोज़ा है उसमें इडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो लूज़ हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कॉबल स्टोन म्यूकोज़ा। कॉबल स्टोन म्यूकोज़ा क्या होती है? कॉबल स्टोन म्यूकोज़ा है कि जैसे ही अगर ये इंटेस्टाइन है और ये उसका म्यूकोज़ा है, तो यहाँ पर जैसे लगा लीजिए कि ये इडिमेटस म्यूकोज़ा है, फिर नॉर्मल म्यूकोज़ा, फिर इडिमेटस म्यूकोज़ा, फिर नॉर्मल म्यूकोज़ा, फिर इडिमेटस म्यूकोज़ा, फिर नॉर्मल म्यूकोज़ा। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी लैंड के ऊपर से स्टोन्स पड़े हैं, तो इसे ही हम कहते हैं कॉबल स्टोन अपीयरेंस ऑफ म्यूकोज़ा, जो कि हमें दिखती है क्रोन्स डिजीज़ में। दैट इज़ अल्सरेशन विद स्पेयरिंग ऑफ इंटरस्पर्स्ड म्यूकोज़ा। पैची डिस्ट्रीब्यूशन है इडिमेटस म्यूकोज़ा की, जिसकी वजह से कॉबलस्टोन अपीयरेंस आ रही है। नेक्स्ट इज फिशर्स डेवलप मे फॉर्म फिस्चुला। अब हो क्या रहा है हमारे क्रोन्स डिजीज़ में कि क्योंकि चारों लेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं जीआईटी के, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सिरोसा, तो अगर कोई भी अल्सर म्यूकोज़ा में डेवलप होता है तो वो ईज़िली, बिकॉज ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है, चारों के चारों लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो ईज़िली स्प्रेड कर सकता है सिरोसा तक और फिस्चुलाज डेवलप हो सकते हैं। ये एक फिस्चुला डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट इन क्रोन्स डिजीज़। ठीक है, अब इसी फिस्चुला को हील करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? हीलिंग करने के लिए वो फाइब्रस टिश्यू बनाएगी, यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट करेगी ताकि ये फिस्चुला को हम भर सकें और नॉर्मल कर सकें। इसीलिए फाइब्रस टिश्यू बनेगा, तो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस होगी। इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो थिकन्ड और रबरी हो जाएगी ड्यू टू द ट्रांसम्यूरल इडीमा। ये हमने बताया था कि इडीमा होता है म्यूकोज़ा में, तो ट्रांसम्यूरल इडीमा हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस हुई और हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकोजल मस्कुलरिस प्रोप्रिया। इन चारों रीजंस की वजह से इंटेस्टाइनल वॉल थिकन्ड और रबरी हो जाएगी और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी। जो हमने अभी कहा था कि यहाँ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो वो इसी रीजंस की वजह से बनेंगे कि जो वो अगर फिस्चुला बनेगा तो उसको हील करने के लिए फाइब्रस टिश्यू का डिपॉजिट होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, इडिमा होगा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे डिपोजिशन हो जाएगी और ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा जब यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू जो डिपॉजिटेड है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब हम जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन है दैट इज़ सपोर्टेड बाय द मिजेंट्री, तो मिजेंट्री में जो फैट है उसको पुल करेगा और यहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे क्रीपिंग पैड ऑफ फैट। ये भी हमें दिखता है क्रोन्स डिजीज़ में। तो ये सारे फीचर्स थे क्रोन्स डिजीज़ के।
अब हम इसकी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्रोन्स डिजीज़ में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखाई हुई है। ये देखिए यहाँ ल्यूमेन कितना नैरो हो चुका है इंटेस्टाइन का। उसके बाद हमें यहाँ पर ये कॉबल स्टोन अपीयरेंस दिखाई है। ये देखिए कॉबल स्टोन अपीयरेंस ऑफ म्यूकोजा। उसके बाद इस फिगर में आप देख सकते हो कि परफोरेशंस दिखाई हैं एंड एसोसिएटेड सीरोसाइटिस। ये सारा ये परफोरेटेड एरिया है इंटेस्टाइन का। एंड इस फिगर में हम देख सकते हैं क्रीपिंग फैट, जो कि जब फाइब्रस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो फैट को पुल करेगा मेजेंट्री से, और यहाँ सारा फैट पुल होकर आ जाएगा इंटेस्टाइन के ऊपर। इसे हम बोलेंगे क्रीपिंग पैड ऑफ फैट। अब इसके देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या है, क्लस्टर्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स विद इन अ क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट एब्सेसेस। हम जानते हैं कि ऐसे ये विलाई होते हैं, फिर ऐसे क्रिप्ट, फिर ये विलाई, फिर क्रिप्ट्स, फिर ये विलाई, क्रिप्ट्स, विलाई एंड क्रिप्ट्स। तो अगर इन क्रिप्ट्स में न्यूट्रोफिल्स के क्लस्टर्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रिप्ट एब्सेसेस। क्रिप्ट एब्सेसेस जो कि ऑफन एसोसिएटेड विद क्रिप्ट डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स आएंगे और धीरे धीरे क्रिप्ट्स की डिस्ट्रक्शन होगी। अब नेक्स्ट फीचर है डिस्टॉर्शन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूकोजल ग्लैंड्स। नाउ व्हाई इज ये म्यूकोजल ग्लैंड्स डिस्टॉर्ट क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न है, हमने अभी पढ़ा कि क्रिप्ट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियम है उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो पहले इसकी इनकी डिस्ट्रक्शन होगी, फिर रीजनरेशन कैपेसिटी की वजह से वो रीजनरेट करेंगे, और यही रिपीटेड साइकिल चलती रहेगी। एक बार रीजनरेशन, एक बार डिस्ट्रक्शन, फिर रीजनरेशन, फिर डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से जो हमारे ग्लैंड्स हैं, म्यूकोजल ग्लैंड्स, वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे और उनकी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर है सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि बैरेट्स एसोफेगस में भी मेटाप्लेजिया होता है। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि जैसे अगर स्टमक से ईसोफेगस में एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, तो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इस एसिड के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस की जगह कॉलमनर एपिथेलियम डेवलप हो जाता है, और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस से कॉलमनर एपिथेलियम जब कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया जो है वो हमें क्रोन्स डिजीज़ में भी मिल रहा है, और इसे हम कहते हैं सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक एंट्रम में जो ग्लैंड्स होते हैं वैसे से सेल्स हमें मिलते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, तो इसीलिए हमने इसे कहा मेटाप्लेजिया, क्योंकि नॉर्मली तो वो प्रेजेंट नहीं होते ना, वो अब डेवलप हो रहे हैं, तो इसे हमने कहा सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट इज द पीनट सेल मेटाप्लेजिया। वो होता है लेफ्ट कोलॉन में। लेफ्ट कोलॉन में नॉर्मली पीनट सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जब वो डेवलप हो जाते हैं तो इसे हमने कह दिया पीनट सेल मेटाप्लेजिया। और नेक्स्ट है हमारा जो हॉलमार्क फीचर है क्रॉन्स डिजीज़ का, दैट इज़ द नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलोमा जैसे कि आप जानते हैं कि वो टीबी में भी ग्रैन्युलोमा बनता है, दैट इज़ अ सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस। फिर उसके बाद हमें उसके अराउंड मिलते हैं जायंट सेल्स, मैक्रोफेजेस, जिन्हें हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो ये जायंट सेल्स जो होते हैं, इन्हें जायंट सेल्स ऑफ लैंगहैंस कहते हैं, एंड आसपास होते हैं इनके कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये हमारा बेसिक ग्रैन्युलोमा होता है। तो नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा, दिस इज़ अ हॉलमार्क ऑफ क्रोन्स डिजीज़। इसे हम देखते हैं ग्रैन्युलोमा को। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये वाली फिगर है, इसमें हमें दिख रहा है, इस फिगर में हमें दिख रहा है, जैसे मैंने बताया था कि जो म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं उनकी डिसओरिएंटेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ रिपीटेड साइकिल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ द क्रिप्ट्स, जिसकी वजह से यहाँ डिसऑर्गेनाइज से आपको क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज से ग्लैंड्स दिख रहे हैं क्रिप्ट्स में, ये वो है। नाउ अब इस फिगर पर ध्यान दीजिए। इस फिगर में क्या है, इस फिगर में आपको वो नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा दिखाया हुआ है, वही जायंट सेल्स एंड
लिम्फोसाइट्स दिख रहे हैं इसके अंदर। और तीसरी जो फिगर है इसमें हमें दिख रहे हैं ट्रांसम्यूरल क्रोन्स डिजीज़। ये देखिए, ये चारों लेयर्स में फैली हुई है हमारी क्रोन्स डिजीज़, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है। एंड यहाँ पर ये जो एरोज़ हैं ये हमें ग्रैनुलोमास शो कर रहे हैं, ये सारे ग्रैनुलोमास शो कर रहे हैं। सब म्यूकोजल और सिरोजा में जो ग्रैनुलोमास बने हुए हैं वो शो कर रहे हैं, जो कि हॉलमार्क फीचर है क्रोन्स डिजीज़ में। ओके, सो नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स क्रोन्स डिजीज़ के। क्लिनिकल फीचर्स, अगर एक पेशेंट आएगा तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा? विद माइल्ड डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन भी कहाँ? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। देन सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर क्रोन्स डिजीज़। देन फिस्टुलास बन रहे हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग हो सकती है। उस ब्लीडिंग की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है। देन इट इज़ एक्सटेंसिव स्मॉल बाउल डिजीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रही है। अगर वो इफेक्ट हो रही है तो उसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी, तो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो मैल एब्जॉर्प्शन होगी। और प्रोटीन लॉस भी हो सकता है। प्रोटीन लॉस होगा तो हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा। एंड मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स की मैल एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी स्टोन डेवलपमेंट ड्यू टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट। अब ऑक्सलेट की इंक्रीज एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है? क्योंकि बाइल सॉल्ट्स की मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है। ये कैसे? बाइल सॉल्ट्स जब अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करेंगे। कैल्शियम के साथ जब बाइल सॉल्ट्स कंबाइन करेगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ कंबाइन करने के लिए कम हो जाएगा। जब वो ऑक्सलेट के साथ कम कंबाइन करेगा तो ऑक्सलेट को कम प्रेसिपिटेट करेगा और ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो उसकी एक्सक्रीशन भी बढ़ेगी। उसकी एक्सक्रीशन किडनी करवाएगी, और किडनी में जब ऑक्सलेट ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो वो किडनी स्टोन्स की डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ा देगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ एंटी-सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेजी एंटीबॉडीज़। ये सिर्फ क्रोन्स डिजीज़ में मिलती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिलती। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायग्नोस करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एक और फीचर है दोनों के बीच में। देन है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस। इंटेस्टाइन के अलावा क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं पेशेंट में? स्किन में एरिथेमा नोडोजम। एरिथेमा नोडोजम आर द नोड्यूल्स अंडर द स्किन जो कि रेड अपीयर होते हैं। एंड पायोडर्मा गैंग्रेनोजम विच आर द अल्सर्स ऑन द स्किन। ये स्किन की मैनिफेस्टेशंस हैं। देन जॉइंट्स में माइग्रेटरी आर्थराइटिस। माइग्रेटरी आर्थराइटिस क्या होता है कि आर्थराइटिस का जो पेन है वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में माइग्रेट करता है। अगर एक बार नी में पेन है, एक बार किसी रिस्ट में पेन हो सकता है, फिर एल्बो में पेन हो सकता है, तो उसे कहते हैं माइग्रेटरी आर्थराइटिस। फिर बाइल डक्ट में जॉन्डिस हो सकता है एंड ऑक्यूलर टिश्यू में यूवियाइटिस। यूवियाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द आई। तो ये थी हमारी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस। एंड वन लास्ट थिंग इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा। अब कैंसर का रिस्क भी बढ़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है वो एक क्रॉनिक कंडीशन है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कुछ फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं। वो अगर फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट करेंगे, एंड हमने ये भी पढ़ा था पैथोजेनेसिस में कि ऑटोफेजी इफेक्ट होती है, और ऑटोफेजी जो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है वो भी इफेक्ट, उसमें भी वो भी डिफेक्टिव होती है। तो अगर वो एक्यूमुलेट करेंगे तो वो म्यूटेशंस कॉज करवा सकते हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट for Crohn's disease? Treatment is anti-inflammatory agents because there is inflammation, तो हमने anti-inflammation के against drugs दे दी, anti-inflammatory agents जैसे salicylates। Next are the immunosuppressive drugs to suppress the immunity which was not being regulated, क्योंकि regulation में defect हो गया था तो corticosteroids दे दिए। एंड बायोलॉजिकल थेरेपीज जैसे एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंटीबॉडीज़, ये भी हमने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी-TNF एंटीबॉडीज़ दे दी। तो ये थी हमारी क्रोन्स डिजीज़। Okay, the next IBD we have is ulcerative colitis. Ulcerative colitis के जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि it is limited only to the colon and rectum.
क्रोन्स डिजीज़ किसी भी जीआईटी के पार्ट को अफेक्ट कर सकती थी, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कोलन या रेक्टम में ही होती है। एंड इसमें सिर्फ म्यूकोज़ा या सब म्यूकोज़ा ही इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर चारों लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे थे क्रोन्स डिजीज़ में। पर लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व एरिया है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम, क्रोन्स डिजीज़ में मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व एरिया था इलियम। प्रॉक्सिमल या रेट्रोग्रेड कॉन्टिन्यूस स्प्रेड होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ये हमारी कोलन है, मान लीजिए ये रेक्टम है, मान लीजिए ये सिग्मॉइड कोलन और ये रेक्टम। रेक्टम में डिजीज़ शुरू हुई, रेक्टम से वो प्रॉक्सिमली या रेट्रोग्रेड जाएगी सिग्मॉइड कोलन में, देन डिसेंडिंग कोलन में, देन ट्रांसवर्स कोलन में, देन असेंडिंग कोलन में। तो ऐसे रेट्रोग्रेड स्प्रेड हो रहा है डिजीज़ का, इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड या प्रॉक्सिमल कॉन्टिन्यूस स्प्रेड। और कॉन्टिन्यूस स्प्रेड हो रहा है, कोई स्किप लीजन्स नहीं है। जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ में स्किप लीजन्स हो रहे थे कि ये पार्ट इफेक्ट हुआ फिर नॉर्मल, ये पार्ट इफेक्ट हुआ फिर नॉर्मल, ऐसा नहीं है। कॉन्टीन्यूस इन्फ्लेमेशन है, कॉन्टीन्यूस डिजीज़ हो रही है, रेक्टम से शुरू होकर पीछे जा रही है, सिग्मॉइड, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और असेंडिंग की तरफ रेट्रोग्रेड स्प्रेड हो रहा है। और अगर एंटायर कोलन इन्वॉल्व होता है तो उसे हम पैनकोलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली तो नॉर्मली होती है, बट कुछ सिवियर केसेस में, पैनकोलाइटिस के कुछ सिवियर केसेस में इलियम भी इफेक्ट हो सकती है। इसे हम कहते हैं बैकवॉश इलियाइटिस। अब इलियम में हम जानते हैं पेयर्स पैचेस होते हैं, पेयर्स पैचेस में लिम्फेटिक टिश्यू होता है, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स उस पेयर्स पैचेस को अटैक करके इलियम को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसे हम बैकवॉश इलियाइटिस कहते हैं। स्किप लीजन्स एब्सेंट होती है, मैंने बता दिया है कि कॉन्टीन्यूस स्प्रेड होता है इन्फ्लेमेशन का, कोई स्किप लीजन्स नहीं होती हैं। आइसोलेटेड आइलैंड्स ऑफ रीजेनरेटिंग म्यूकोजा ऑफन बल्ज इनटू द ल्यूमेन टू क्रिएट सूडो पॉलिप्स। अब ये सूडो पॉलिप्स क्या होते हैं? तो होता क्या है कि जैसे कि ये हमारा कोलन है और इसकी ये म्यूकोजा है, तो अगर इसमें अल्सर हो गया तो वो एरिया थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा, और जो नॉर्मल म्यूकोजा है उसके कंपैरिजन में वो हमें थोड़ी हाइट पर दिखाई देगी। ऑल्दो वो नॉर्मल होगी, बट उस अल्सर के कंपैरिजन में हमें वो थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये अल्सर है और ये नॉर्मल है, तो देखिए ये थोड़ा सा हमें उठा हुआ दिख रहा है। और वैसे भी जो हमारा एपिथेलियम है इंटेस्टाइन का, उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी अच्छी होती है, तो रीजनरेशन होएगी, तो इसमें थोड़ा हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है नॉर्मल म्यूकोजा में, जिसकी वजह से हमें ये सूडो पॉलिप्स बन रहे हैं। अब इन्हें हम सूडो पॉलिप्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये असली पॉलिप्स नहीं है, एक्चुअल पॉलिप्स नहीं है। जो एक्चुअल पॉलिप होता है उसके अंदर चारों लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं जीआईटी के, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सेरोसा। बट इस पॉलिप में सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा ही इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये एक सूडो पॉलिप है, असली पॉलिप नहीं है। एंड टिप्स ऑफ दीज पॉलिप्स मे फ्यूज टू क्रिएट म्यूकोजल ब्रिजेस। यही पॉलिप्स की टिप्स अगर मिल जाए तो ये म्यूकोजल ब्रिजेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे म्यूकोजल ब्रिजेस क्रिएट हो सकते हैं इन सूडो पॉलिप्स की टिप्स अगर जुड़ जाए। देन ये भी एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसमें म्यूकोजल एट्रोफी होगी, म्यूकोजा की एट्रोफी होगी और उसके नॉर्मल फोल्ड्स लूज हो जाएंगे। देन क्रोन्स डिजीज़ में जो कोलन की वॉल थी वो थिकन हो रही थी और स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ना वॉल थिकन होगी, सरोसा नॉर्मल होगा बिकॉज सिर्फ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा ही इफेक्टेड है, एंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। देन टॉक्सिक मेगाकोलॉन, ये एक फीचर है अल्सरेटिव कोलाइटिस का इंपॉर्टेंट। ये क्यों हो रहा है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं जो कि ट्रांसवर्स कोलॉन में जो हमारा प्लेक्सस होता है, माइंट्रिक प्लेक्सस या ऑरिबैक्स प्लेक्सस, कौन सा, माइंट्रिक प्लेक्सस या ऑरबैक्स या ऑरिबैक्स प्लेक्सस, जो कि पेरिस्टॉल्सिस को कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, उसको इफेक्ट करेगी हमारे टॉक्सिन्स। और अगर पेरिस्टॉल्सिस नहीं होगी तो जो हमारे इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो एक जगह एक्यूमुलेट होएंगे तो वो सेगमेंट डायलेट हो जाएगा कोलन का, और अगर वो डायलेट हो जाएगा तो वहाँ रप्चर के
या परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इडीमा ऑफ म्यूकोजा। म्यूकोजा की जब इडीमा होगी तो उससे हॉस्ट्रेशंस लूज हो जाएंगी। हम जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें ऐसे हॉस्ट्रेशंस दिखती हैं हमें, ये बैग लेग अपीयरेंस दिखती है। तो जब म्यूकोजा इडिमेटस हो जाएगा तो इन हॉस्ट्रेशंस जो हैं वो चली जाएंगी, इनका लॉस हो जाएगा और ये हमें बिल्कुल ऐसे सीधी लेड पाइप अपीयरेंस मिलेगी कोलन की। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। इसकी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है पहली इमेज, दिस इज़ शोइंग पैनकोलाइटिस। पैनकोलाइटिस है मतलब पूरी कोलन अफेक्टेड थी, तो हमें ट्रांसकोलेक्टमी करनी पड़ी। हमने पूरी कोलन को रिमूव कर दिया बिकॉज ये पैनकोलाइटिस था, पूरी कोलन अफेक्टेड थी। और ये देखिए यहाँ रेड एरिया दिख रहा है, ये एक रेड एरिया दिख रहा है जो कि क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रैन्युलर म्यूकोजा इन द सीकम। एंड यहाँ पर एट्रोफीड म्यूकोजा दिख रहा है हमें। हमने कहा था क्रॉनिक कंडीशन होती है, म्यूकोजा की एट्रोफी होती है, म्यूकोजल फोल्ड्स लूज हो जाते हैं। तो ये एट्रोफीड म्यूकोजा और ये ग्रैन्युलर म्यूकोजा, रेड अपीयरेंस इसकी आ रही है। तो ये हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस में पैनकोलाइटिस दिखाया हुआ है। नेक्स्ट ये फिगर देखिए, इसमें एग्जैक्ट डिमार्केशन करी हुई है, इधर की तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इधर की तरफ नॉर्मल म्यूकोजा, ये देखिए। एंड नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ये हमें दिखाया हुआ है इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, सूडो पॉलिप्स जिन्हें हम कहते हैं। ये पॉलिप्स दिख रहे हैं हमें, ये देखिए पॉलिप्स। अगर इन पॉलिप्स की टिप्स कनेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूकोजल ब्रिजेस, जो कि हमें इस फिगर में दिख रहे हैं, म्यूकोजल ब्रिजेस दिख रहे हैं। ओके, सो नाउ विल डिस्कस द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। कुछ सेम ही है क्रॉन्स डिजीज़ जैसे। यहाँ पर भी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, क्रिप्ट एब्सेसेस, क्रिप्ट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स की डेपोजिशन होगी तो क्रिप्ट एब्सेसेस बनेंगे और क्रिप्ट डिस्टॉर्शन होगी। सूडो पाइलोरिक एपिथेलियल मेटाप्लेजिया यहाँ पर भी होगा, वही कि कोलन के अंदर हमें गैस्ट्रिक एंट्रल ग्लैंड्स उसके तरह के सेल्स दिखेंगे, तो वो मेटाप्लेजिया हो गया। बट important feature is that it is granuloma is absent in ulcerative colitis, जो कि क्रॉन्स डिजीज़ का हॉलमार्क फीचर था ग्रैनुलोमास, वो यहाँ पर एब्सेंट होंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जो हमें डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करेगी। देन इन्फ्लेमेशन इज लिमिटेड टू ओनली म्यूकोजा एंड सुपरफिशियल सब म्यूकोजा। वहाँ पर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन थी, यहाँ पर म्यूकोजल एंड सुपरफिशियल सब म्यूकोजा में ही इन्फ्लेमेशन है, तो इसीलिए डिक्रीज चांसेस हैं फिस्टुला फॉर्मेशन के। वहाँ पर क्योंकि ट्रांसमिटेड इन्फ्लेमेशन थी तो थोड़ा सा अल्सर क्रिएट हुआ और वो फिस्टुला बन सकता था, बिकॉज स्प्रेड कर सकता था क्योंकि चारों के चारों लेयर्स में ही इन्फ्लेमेशन थी। जबकि यहाँ पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा, सुपरफिशियल सब म्यूकोजा में ही इन्फ्लेमेशन है, तो उस अल्सर के स्प्रेड करके फिस्टुला बनाने के चांसेस जो हैं वो कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो सब म्यूकोजा तक स्प्रेड कर सकता है, उससे आगे वो स्प्रेड नहीं कर सकता है, चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू द क्रॉन्स डिजीज़। इसके हम हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। तो ये देखिए पहली स्लाइड हमें क्या दिखा रही है, क्रिप्ट एब्सेसेस। क्रिप्ट एब्सेसेस मीन्स जो हमारे क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर ये जो सारे आप देख सकते हैं इतने सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, एक्चुअली लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे क्रिप्ट एब्सेसेस हैं। देन ये वाली फिगर देखिए, इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया। सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया ये हमारे, ये देखिए यहाँ ये सारा नॉर्मल ग्लैंड्स हैं और ये इससे ऊपर वाले नॉर्मल हैं और ये सारे सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया मतलब कि गैस्ट्रिक एंट्रल ग्लैंड्स जो हमें कोलन में दिख रहे हैं वो हमारे सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया है। ये सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया है, ऊपर नॉर्मल है। एंड तीसरा कि आप देख सकते हो कि क्रॉन्स डिजीज़ में तो पूरा एरिया ट्रांसमिटेड इन्वॉल्व था, जबकि यहाँ पर सिर्फ म्यूकोजा सब म्यूकोजा ही इन्वॉल्व है। इसमें हमें सिर्फ दिख रहा है कि डिजीज़ इज लिमिटेड टू द म्यूकोजा ओनली, यहाँ पर हमें सिर्फ म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन दिख रही है, बाकी सारा लेयर्स जो है वो नॉर्मल है। देन विल कम टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्लिनिकल फीचर्स क्या आ रहे हैं, ब्लडी डायरिया विद स्टिंगी म्यूकोइड मटीरियल। डायरिया हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है और स्टिंगी म्यूकोइड मटीरियल आ रहा है। फिर
एब्डोमिनल पेन यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में है। क्रॉन्स डिजीज़ में कौन से क्वाड्रेंट में पेन थी? इसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है। क्रॉन्स डिजीज़ में कौन से क्वाड्रेंट में पेन थी? क्रॉन्स डिजीज़ में पेन थी राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और इसमें किस में पेन है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। तो क्रॉन्स डिजीज़ में राइट और अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेफ्ट में। उसके बाद है क्रैम्प्स दैट आर टेम्परेरीली रिलीव्ड बाय डिफिकेशन। देन प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, ये हम आगे रीड करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि इट इज़ shows the features of obstructive jaundice. Then again there is increased risk of colon cancer, वो क्रॉन्स डिजीज़ में भी था, यहाँ पर भी है। अगेन द सेम रीज़न, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फ्री रेडिकल्स, ऑटोफेजी डिफेक्ट, फ्री रेडिकल्स accumulate, mutations can lead to cancer. And but important is that there is a more risk of developing colon cancer in ulcerative colitis as compared to Crohn's disease. अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर होने का ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसके लिए भी एंटी TNF एंटीबॉडीज़ जो हमने क्रॉन्स डिजीज़ में भी यूज़ करी थी, एंड देन कोलेक्टमी अगर मैनेज नहीं कर सकते। ये हम देख चुके हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ये देखिए स्किप लीजन्स किसी एरिया में है फिर नॉर्मल, किसी एरिया में है फिर नॉर्मल, किसी एरिया में है फिर नॉर्मल। स्किप लीजन्स जो क्रॉन्स डिजीज़ में होती है, एंड ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, चारों के चारों लेयर्स अफेक्टेड है, फिस्टुला क्रिएट कर सकते हैं। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉन्टीन्यूस होता है, कोई स्किप लीजन्स प्रेजेंट नहीं है, एंड ये सूडो पॉलिप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। देन फाइनली वी कम टू द समराइज द डिफरेंसेस बिटवीन द क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये रॉबिन्स का ही टेबल है, तो अब देखते हैं फाइनल डिफरेंसेस। मैक्रोस्कोपिक में बावल रीजन, ये मैं बता चुका हूँ कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइट क्रॉन्स डिजीज में इलियम है, कभी कभी कोलन भी अफेक्ट हो सकता है, पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलन ओनली। रेक्टम से शुरू होती है फिर कोलन की तरफ बढ़ती है। रेट्रोग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेट्रोग्रेड स्प्रेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में स्किप लीजन्स प्रेजेंट होते हैं क्रॉन्स डिजीज में, जबकि डिफ्यूज़ होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्ट्रिक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्रॉन्स डिजीज़ में फाइब्रोसिस की वजह से, अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेयर होते हैं। वॉल अपीयरेंस थिक हो जाती है क्रॉन्स डिजीज़ में, मैंने बताया था आपको। ट्रांसम्यूरल एडिमा होता है, फाइब्रोज टिश्यू होता है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से थिक हो जाती है क्रॉन्स डिजीज़ में वॉल, और जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में थिन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंसेस में इन्फ्लेमेशन ट्रांसम्यूरल होती है क्रॉन्स डिजीज़ में, लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सबम्यूकोजा इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। सूडो पॉलिप्स मॉडरेट कभी कभी बन सकते हैं क्रॉन्स डिजीज़ में, बट दे आर मार्क्ड प्रेजेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। Ulcers are deep knife-like in Crohn's disease, but they are superficial, broad-based in ulcerative colitis. Deep होंगे, इसमें superficial होंगे क्योंकि सिर्फ म्यूकोजा या superficial submucosa तक ही होंगे। Lymphoid reaction is marked in Crohn's disease, but moderate in ulcerative colitis. Fibrosis is marked in Crohn's disease, तभी तो strictures बनते हैं, but it is mild to none in ulcerative colitis. Serositis marked होती है Crohn's disease में, mild to none in ulcerative colitis. ग्रेन्युलोमास क्रॉन्स डिजीज़ में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। फिस्टुले क्रॉन्स डिजीज़ में बन सकते हैं एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं बनते हैं, क्योंकि अगेन इन्फ्लेमेशन सिर्फ म्यूकोजा या सब म्यूकोजा तक ही होती है, तो फिस्टुले बनने के चांसेस नहीं होते हैं। क्लिनिकल पेरी एनल फिस्टुला वो भी क्रॉन्स डिजीज़ में प्रेजेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं है। फैट और विटामिन माल अब्जॉर्प्शन क्रॉन्स डिजीज़ में है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं है। तभी मैंने बताया था कि इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है क्रॉन्स डिजीज़ में। मैलिग्नेंट पोटेंशियल जो है वो क्रॉन्स डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में है, बट कोलन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्रॉन्स डिजीज़ में, तब होगा। और मैंने बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मैलिग्नेंट पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। रिकरेंस आफ्टर सर्जरी इज़ कॉमन इन क्रॉन्स डिजीज़ बट नॉट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। टॉक्सिक मेगाकोलोन जो होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, बिकॉज वो टॉक्सिन्स की वजह से जो माइंट्रिक प्लेक्सस अफेक्ट हो जाता है और पेरिसोल्सिस डिक्रीज़ हो जाती है, वो हमने डिस्कस किया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्लिनिकल केस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या हो सकता है। 35-year-old मेल विद रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। अब एब्डोमिनल पेन डायरिया तो दोनों में ही हो रहे थे। रेक्टल म्यूकोसा इज एब्नॉर्मल, ये हमारा सबसे बड़ा हिंट है टू आइडेंटिफाई कि ये IBD तो है, पर ये क्रॉन्स डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये क्रॉन्स डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा सबसे बड़ा जो है हिंट वो ये है रेक्टल म्यूकोसा एब्नॉर्मल।
रेक्टल म्यूकोसा एबनॉर्मल, तो सबसे कॉमनली किस डिजीज़ में रेक्टम इन्वॉल्व होता है? यस, सही बोल रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। मैंने बताया था कि वो रेक्टम से शुरू होता है, उसके बाद उसका रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन रेट्रोग्रेड होता है कि रेक्टम से शुरू होता है, फिर वो सिग्मॉइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और असेंडिंग कोलोन, ऐसे अफेक्ट करता है वो, ठीक है। ऑल्दो क्रॉन्स डिजीज़ किसी भी एरिया को अफेक्ट कर सकता है, पर लेकिन जनरली वो सबसे ज़्यादा इलियम को अफेक्ट करता है और रेक्टम को सबसे कम अफेक्ट करता है या नहीं ही करता, बहुत ही रेयर है। रेक्टम इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये डिफरेंशियल्स में आपके दोनों आ जाएंगे, क्रॉन्स डिजीज़ भी आएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आएगा, बट जो यहाँ पर हमें बेटर लग रहा है सिम्टम्स देखिए, दैट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस। पैथोजेनेसिस अल्सरेटिव कोलाइटिस के हम डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होते हैं, और रिस्क ऑफ डेवलपिंग मैलिग्नेंसी, जो कि मैंने बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉन्स डिजीज़। तो ये था हमारा टॉपिक IBD का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज़ शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और आगे भी मैं GAT के और वीडियोस भी अपलोड करूँगा। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में।